झड़िया आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। इस बड़ी महामारी के दौर में फ्रेंड्स अपना और अपने परिवार का ध्यान रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे बीकॉम फाइनल ईयर के सब्जेक्ट ऑडिटिंग के साथ। और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारा न्यू चैप्टर जो है वाउचिंग, प्रमाणन की हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पिछले भागों में ऑडिट के हमने इंट्रोडक्शन पार्ट, टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, बेसिक ऑडिट को हमने कंप्लीट किया था। इंटरनल कंट्रोल मेजरमेंट्स क्या होते हैं उनको हमने पूरा, इंटरनल ऑडिट, इन सभी का डिस्कशन बहुत अच्छे से हमने कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बीकॉम फाइनल ईयर ऑडिटिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप जाएं और उन वीडियोस को देखें, जल्दी से एक क्विक रिवीजन करें। इस एक बहुत ही, जो कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ऑडिटिंग, अंकेक्षण की हम बात कर रहे हैं, तो आप इस सब्जेक्ट का डिटेल में डिस्कशन आपको मौका मिल रहा है, अभी आपके पास टाइम है, तो आप इसे अच्छे से समझिए। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए मेरे ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इन्हें शेयर करें। फ्रेंड्स, हर एक लेक्चर बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आपके एक लाइक को देख के मेरी वो मेहनत मुझे लगता है कि सफल हो गई है और मैं नया लेक्चर बनाने के लिए जल्दी से तैयार हो जाती हूँ फिर से। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो फ्रेंड्स, बात हम ऑडिटिंग की कर रहे थे, अंकेक्षण की हमने बात करी थी। अंकेक्षण जो कि हमारा सब्जेक्ट है पूरा, ऑडिटिंग जिसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने हमारा डिस्कशन कुछ यूँ स्टार्ट किया था। सबसे पहले बुक कीपिंग होता है, फिर हमारा लेखांकन अकाउंटेंसी होता है और फिर होता है हमारा ऑडिटिंग होता है। तो जो हमने ये इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि बुक कीपिंग क्या होता है, फ्रेंड्स आपसे ये पढ़ाया है मैंने आपको पूरा डिटेल में, इसको जस्ट एक क्विक रिवाइज कर रहे हैं अपन। तो क्या होता है कि सबसे पहले जो व्यक्ति आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, डे टू डे बेसिस पे जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उन सभी ट्रांजैक्शन को जब अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करता है, अपनी प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में जब लिखता है, तो वो व्यक्ति होता है आपका बुक कीपर। कौन होता है? बुक कीपर, जिसको कहते हैं पुस्तपालक। और ये जो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि बुक कीपर सारी एंट्रीज करता है, लिखता है, तो ये होता है आपका पुस्तपालन, बुक कीपिंग जिसको कहते हैं। फिर जब आपके बुक कीपिंग का काम कंप्लीट हो जाता है तो एक और पर्सन जो क्या करता है, उनसे फाइनल अकाउंट बनाता है, उसमें रेक्टिफिकेशन कुछ करना होता है तो करता है, समायोजन एंट्रीज उसमें होती है, एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है, आपकी क्लोजिंग एंट्रीज होती है, और फिर क्या होते हैं, आपके फाइनल अकाउंट का प्रिपरेशन होता है। तो ये जो व्यक्ति होता है हमारा, कौन होता है? लेखाकार, अकाउंटेंट होता है। फिर जब आपके अंतिम खाते बन जाते हैं ना, तो उनकी जो जांच होती है वो होता है हमारा ऑडिटिंग, जिसका हम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम ऑडिट, अब देखो ये बात हो गई चेकिंग की। इतने दिन जो हम पढ़ रहे थे वो बेसिक पढ़ रहे थे कि क्या होता है, क्या इसकी विशेषता है, क्या इसका टाइप्स है, क्या ये कैसे ये हमारे लिए लाभदायक है, या क्या इसकी लिमिटेशंस है, इन सब की हमने बात करी थी कि क्या मतलब क्या टेस्ट चेक कर सकता है, या उसको 100% चेकिंग कर सकती है, क्या वो रूटीन चेकिंग पर रिलाई कर सकता है, इंटरनल ऑडिट जो होती है क्या उस पर रिलाई कर सकता है, ये सब हमने बात करी थी। लेकिन आज जो हमारा डिस्कशन है वो स्टार्ट होगा फ्रेंड्स कि आखिर ऑडिट का कार्य होगा कैसे, ठीक है ना। तो प्रमाणन जो है ये ना, प्रमाणन जो है क्या है, ये एक ऑडिट का भाग कि जब हम हमारा ऑडिट का कार्य करते हैं तो हमें करनी होती है वाउचिंग, ठीक है ना। वाउचिंग किसकी होती है? वाउचर्स की होती है फ्रेंड्स, प्रमाणकों की वाउचिंग होती है। तो देखो, सबसे पहले वाउचर्स की होती है फ्रेंड्स, जैसा कि आपने जो अंकेक्षण की परिभाषा पढ़ी थी ना, तो अंकेक्षण की परिभाषा में हमने देखा था कि दी गई सूचनाओं के आधार पर और प्रमाणकों के साथ, यानी कि हमारे को जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है और साथ में जो वाउचर्स होते हैं उनके बेसिस पे हम क्या देते हैं? रिपोर्ट देते हैं। तो हमारे पास वाउचर्स क्या होते हैं? वर्क करने का हमारा क्राइटेरिया कि ना, हमारे पास जो अंतिम खाते हैं, अंतिम खातों के साथ हमारे क्या होते हैं? वाउचर होते हैं। तो जब उन वाउचरों को जांचा जाता है, उनकी जो चेकिंग होती है, उस कार्य वो होता है हमारा प्रमाणन, ठीक है ना। वाउचर्स को हम क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं, एक तरह से वाउचर्स को चेक करना इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम जो बात करेंगे ना, ये पूरा अलग अलग कि आप हर एक आपकी जो प्रारंभिक लेखा पुस्तक है, यानी कि बुक कीपर ने जहाँ अपना कार्य किया है, एक तरह से आप ये देखिए कि बुक कीपर के कार्य का जो क्राइटेरिया है ना कि प्रारंभिक लेखा की पुस्तकें बनाना, उन्होंने प्रारंभिक लेखा की पुस्तकें कहाँ से बनाई है, जनरल एंट्री कहाँ से बनाई, कोई ट्रांजेक्शन हुआ, उस ट्रांजेक्शन के साथ क्या होगा, आपका कोई ना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एक तरह से ये वाउचर क्या होता है? आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जिसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो? जनरल एंट्री कर रहे हो, ठीक है ना। तो जो काम बुक कीपर करता है, क्या करता है? प्रारंभिक लेखा पुस्तकें तैयार करता है। तो बेसिकली हम जो ये प्रमाणन, वाउचिंग का जो काम करेंगे वो क्या होगा? आपकी प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की यहाँ सीमा होगा कि कहाँ, किस बेसिस
बेसिस पे आपने जनरल एंट्रीज की है उसकी हम पूरी चेकिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था एक ब्रीफ आइडिया जो मैंने आपको इस पूरे चैप्टर के बारे में दिया है कि आखिर इस पूरे चैप्टर में है क्या। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जल्दी से और बात करेंगे हम प्रमाणन की, ठीक है ना। हम बात करेंगे वाउचिंग की कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसको अर्थ को। सबसे पहले हम प्रमाणन के अर्थ को जानेंगे कि आखिर ये वाउचिंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स ये प्रमाणन के अंतर्गत केवल प्रमाणकों की जांच ही सम्मिलित की गई है, यानी कि आपको सिर्फ ये देखना है कि हाँ इस एंट्री के लिए ये प्रमाणक है या नहीं। अब उसके बाद आगे की बात यहाँ इसमें सम्मिलित नहीं है, वो इसमें आती है सत्यापन में, ठीक है ना। इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, प्रमाणन करते हो, फिर उसके बाद होता है आपका सत्यापन। तो प्रमाणकों में क्या होता है, सिर्फ कि प्रमाणक है या नहीं है उसकी आपको जांच करनी, ठीक है ना। आपने कोई एंट्री करी है, माना कि आपने नकद माल खरीदा और आपकी एंट्री हो रखी है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आपको सिर्फ ये देख करना है कि आपको उस परचेस से रिलेटेड उसका साथ में बिल है या नहीं, वाउचर है या नहीं। अब वो कैसा है, कितनी राशि का है, क्या जोड़ है, क्या करना है, ये सब चीजें हमारे नहीं आएगी उसमें, ठीक है ना। कि कैसे उसकी लेजर पोस्टिंग करनी है, क्या करा है, किस तरह से किया, ये सब चीजें हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि सिर्फ उसके साथ वो वाउचर है या नहीं है, यानी कि हमारे को क्या करना है, सिर्फ प्रमाणक की जांच करनी कि प्रमाणक है या नहीं है। इस बात का हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। तो क्या है, प्रमाणकों की जांच सम्मिलित की गई है जिनके आधार पर लेखे किए गए हैं, यानी कि जिसके बेसिस पे आपकी जनरल एंट्रीज की गई है, बुक एंट्रीज बनाई गई है, कि ये हम चेक करेंगे कि हमारी जो जनरल एंट्रीज बनाई गई है किस बेसिस पे बनाई गई है, क्या ये वाउचर उनसे रिलेटेड है या नहीं है। जो जनरल एंट्री बनाई है उन सभी के वाउचर्स हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, तो उनके आधार पर लेखे किए गए हैं बाद की समस्त जांच, ठीक है ना। यानी कि आपने ये देख लिया कि इस जनरल एंट्री का रिलेटेड जो वाउचर है ये हमारे साथ अवेलेबल है। इसके बाद का काम क्या होता है, क्या उसका अमाउंट सेम है, क्या उसकी टोटल सेम है, उसके सही ढंग से आपने लेजर पोस्टिंग करी, यानी कि ये सभी जो कार्य होंगे ये हमारे होंगे सत्यापन के अंदर के शामिल होंगे, यानी कि हमारे प्रमाणन के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होगा सत्यापन, उनमें आएंगे। तो यहाँ पर हमको सिर्फ क्या देख करना है कि प्रमाणक है या नहीं, प्रमाणकों की जांच करनी, दैट्स ऑल। ये हाँ इतना आसान है करके हमारे ये जो प्रमाणन का कार्य है क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स बेसिक इसका मीनिंग कि आखिर प्रमाणन क्या होता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, प्रमाणकों की जांच आप किस तरह से याद रखो इसको, यानी कि प्रमाणकों की जांच का कार्य क्या कहलाता है, प्रमाणन कहलाता है। उसके आगे की जो सारी डिटेल डिस्कशन या जो भी होता है वो सारा किस में जाएगा, सत्यापन में जाएगा फ्रेंड्स, वेरिफिकेशन में जाएगा। तो अब इस प्रमाणन को करने का क्या उद्देश्य है, आखिर वाउचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स वो है लेखा की शुद्धता एवं सत्यता की जांच करना, ठीक है ना। एक्यूरेसी की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपने जो जनरल एंट्रीज कही है, आपकी जो प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में आपने जो एंट्री बनाई है, ठीक है ना, वो एंट्री एक्यूरेट है या नहीं, और एक्यूरेट के अलावा वो सत्य है या नहीं। गलत तो नहीं कि आपने ऐसे ही जनरल एंट्री तो नहीं कर दी भाई, आपके पास आपने एंट्री कर रखी है कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन आपके पास परचेज का कोई बिल ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो आपने कहाँ से परचेज किया, कैसे चेक करेंगे इसको। तो उस चीज को चेक करने के लिए कि वो जो आपने एंट्री बनाई है वो सही है या नहीं, वो एक्यूरेट है या नहीं, इसके लिए हमको क्या करना होता है, ये प्रमाणन का वाउचिंग करनी करती है। नहीं तो ऐसे कितनी भी जनरल एंट्री कर दे, अगर उसके साथ आपके वाउचर्स नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि वो एंट्री सही है या नहीं है ना। आपने मान लो आपने दिखा रखी है कैश सेल्स, ठीक है ना, आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसमें बहुत सारी कैश सेल दिखा रखी है, और जब आप उससे मांगते हो कि आपकी सेल बुक्स दिए हैं, आपकी हमें बिल बुक दीजिए, आपकी कितने कितने रुपए का माल आपने किस किस को बेचा है, कब कब बेचा है, और अगर आपके पास वो बिल ही अवेलेबल नहीं करवा रहे हैं तो आप कैसे मान लोगे कि जो सारे विक्रय की उन्होंने एंट्री की है वो सही है या नहीं है। तो क्या है कि लेखों की शुद्धता और सत्यता की जांच को क्या होता है, प्रमाणित करना था कि यानी कि हर एंट्री के साथ अगर आपका वाउचर है और वो सही वाउचर है, मीन्स क्या है, आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हुए हैं वो सही बने हुए हैं, वो शुद्ध है और सही 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 तरह से किए गए हैं। फिर उसके बाद आपकी जो दूसरा उद्देश्य होता है वो है व्यापार से संबंधित लेन देनों के लेखों का ज्ञान करना। अब यानी कि देखो आपकी बुक में आपकी जो बुक्स है, ठीक है ना, आपकी जो बुक्स है उसमें बहुत सारी एंट्रीज की हुई है, और बहुत सारी एंट्रीज जो भी आपने ट्रांजेक्शन एक तरह से आप देखिए कि आपका कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और आप उसकी ऑडिट करने के लिए गए, वहां से जितना भी पैसा जाता है ना उस सारे का रिकॉर्ड यहाँ पे हो जाता है, ठीक है ना। तो अब वहां से बिजनेस से रिलेटेड पैसा आता और जाता, उसका ट्रांजेक्शन तो होता ही है, साथ में क्या होता है कि बिजनेस आपका जो प्रोप्राइटर है या फिर जो भी आपके संस्था का मालिक है उससे संबंधित कोई खर्चे होते हैं वो भी उसमें आ जाते हैं, उसके बच्चों का कोई खर्चा हो जाता है वो भी वहाँ आ जाता है। तो वो चीज़ें क्या होगी, वो नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि हम ये संस्था के लिए ही कर रहे हैं, सारे हमारी जो बना रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसके लिए बना रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे व्यापार, हमारे से बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस या इनकम होगी वो ही क्या होगी, सिर्फ इसमें आएगी, ठीक है।
है ना। जैसे कि आपका बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है कोई, और उनकी वाइफ के अकाउंट में आपको कोई पैसा रिसीव होता है, उनकी वाइफ की कोई इनकम है जो आपको रिसीव हुई और आपने इसको कर लिया, तो क्या वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है क्या? नहीं है, तो उसका लेखा हम यहाँ नहीं करेंगे, उसकी एंट्री हम यहाँ नहीं करेंगे। तो हमें ये ध्यान करना होता है कि हमारे जो ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किए हैं वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। तो ये चीज़ हमको कहाँ से पता चलेगी फ्रेंड्स? वाउचर से पता चलेगी कि वाउचर में जो हम देखेंगे कि किसके लिए ये वाउचर बना है या किसके द्वारा ये वाउचर बना गया है, उससे हमको ये पता चल जाएगा कि ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है या फिर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो क्या हो जाएगा, व्यापार से संबंधित जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे हमारे नॉलेज में आ जाएंगे कि ये हमारे जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है, बिजनेस से रिलेटेड है। फिर उसके बाद होता है कि आपका व्यापार से संबंध न रखने वाले लेखों का ज्ञान, यानी देखो जो मैंने आपको बताया कि सारे ट्रांजेक्शन हम देखते हैं उसमें से दो तरीके के ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। एक तो आ जाता है कि जो ट्रांजेक्शन सारे हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं, और दूसरे ट्रांजेक्शन वो आएंगे जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि आपके जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो मालिक है, ऑनर है, उनके वाइफ की कोई इनकम है, वो यहाँ बिजनेस में आ गई, तो उसको हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे उसको साथ में। कोई एक्सपेंस है जो उन्होंने उनके सेल्फ किया, खुद के लिए किया है, तो वो यहाँ नहीं आएगा। तो इस तरह से कि व्यापार के खर्चे और व्यापार के खर्चे उन दोनों को हम क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ हम लेखा किसका करेंगे, सिर्फ हमारे बिजनेस से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन का लेखा करेंगे। फिर ये लेखों का अधिकृत होना यानी कि जो व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए ऑथोराइज्ड है, जो ऑथोराइज्ड पर्सन है, उसके द्वारा ही वह किया गया है ना। यानी कि आपके बिजनेस में एक फॉर्म बना हुआ है, ऐसी अथॉरिटी है कि अगर 5000 तक का पेमेंट करना है तो अकाउंटेंट खुद कर देगा, लेकिन अगर 5000 से ज़्यादा का एक्सेस कोई भी पेमेंट अगर वो कैश में कराए तो उसको ओनर से सिग्नेचर करवाना है, उसको पहले ऑथोराइज करना है, उसके अलावा आप पेमेंट नहीं कर सकते। तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि अगर कोई अमाउंट है वो 5000 से ज़्यादा का है तो उस पर ओनर का सिग्नेचर है या नहीं। तो ऐसी कोई भी फाउंडेशन जो आपके बिजनेस में डली हुई है, अगर उसको क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि वो ऑथोराइज है नहीं। हर कोई तो पैसा नहीं ले रहा है या हर कोई तो पैसा नहीं दे रहा है बिजनेस में, इन चीज़ों की हमको क्या करनी पड़ेगी, चेकिंग करनी पड़ेगी। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव कि हम आखिर क्यों करते हैं प्रमाण, हम वाउचिंग का कार्य क्यों करते हैं। तो इन 4 उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए क्या होता है, हमारे वाउचिंग का कार्य किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रमाणकों की, ठीक है, कि हमारे प्रमाणक क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे प्रमाणक का मतलब ये होता है कि आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे आप अगर क्रय का लेखा कर रहे हो तो क्रय का बिल आपका क्या होगा, प्रमाणक हो जाएगा। आप विक्रय का लेखा कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, आपका जो बिल आपने इशू किया है वो हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपने कोई फिक्स असेट्स खरीदी है, ठीक है ना, कोई फिक्स असेट्स खरीदी तो उसका जो बिल है वो क्या है, उसका वाउचर है। आपने किसी को कैश पेमेंट किया तो भुगतान करने वाले व्यक्ति ने पैसा प्राप्त किया करके हस्ताक्षर करके वो है, वो क्या है, आपका वाउचर है। तो आप जो भी खर्चे करते हो या जो भी इनकम आपको मिलती है तो आपका साथ में जो वो बिल होता है, एक तरह से जो बीजक होता है, वो होते हैं आपके प्रमाणक। अब ये जो प्रमाणक होते हैं, इन प्रमाणकों को 2 भागों में बाइफरकेट किया गया है। एक होता है आपका मूल प्रमाणक और दूसरा होता है आपका गौण प्रमाणक, ठीक है ना। अगर मूल प्रमाणक मीन्स क्या, आपका जो एक्चुअल बिल है, ठीक है ना, आपका जो एक्चुअल बिल है, जैसे आपने माल खरीदा और आपको जो पार्टी से बिल मिला, ठीक है ना, आपको जो पार्टी से बिल मिला वो है आपका क्या है, मूल प्रमाणक है, ठीक है। लेकिन आपका गौण प्रमाणक क्या हो जाएगा कि आपने जैसे बिल्टी आई आपकी ना, आपने उसको परचेज ऑर्डर दिया था तो जो ऑर्डर की कॉपी हो जाएगी। फिर आपकी बिल्टी हो गई, वो चुंगी नाके पे जो ऑक्टर के लिए करता है वो हो गया। आपका माल बहुत ज़्यादा सामान था तो लेके गाड़ी में है तो गाड़ी के साथ जो उतरा है। तो इस तरह के जो दूसरे होते हैं डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं आपके गौण प्रमाणक, ठीक है ना। तो मौलिक या लिखित सबूत होते हैं मूल प्रमाणक, ठीक है। तो आपका क्या होता है, जैसे आपका बिल होता है, बिल में आपने कितनी राशि का माल किया, किस किस वैरायटी में था, किस डेट को था, कौन पार्टी थी, ये सारी चीज़ें उसमें क्या होती है, हमारे को लिखित में मिल जाती है, ठीक है ना। आप भी देखो, आप कोई भी सामान खरीदते हो तो आपने आपके हाथ में बिल लिया होगा, आप तो वो जो बिल होता है वही बिल क्या है, हमारा मूल प्रमाणक होता है। और साथ में गौण प्रमाणक क्या, अन्य लेन देन जो क्या होते हैं हमारी, ये पुष्टि करते हैं कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे देखो, हम विक्रय की अगर बात करें तो हमने सेल करी तो सेल की एक कॉपी तो हम किसको देते हैं, कस्टमर को। जो दूसरी कॉपी होती है वो हमारे पास एक तो वो हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, माल बहुत ज़्यादा था तो लेके भेजा उसको, ठीक है ना,
हमने उसको होम डिलीवरी के लिए घर भेजा, तो जो बिल्टी बना के दी, तो जो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स था, माने कि हमने ऑटो से भेजा, तो ऑटो वाले के साथ जो हमने एक कॉपी भेजी थी वो हमारी क्या हो जाएगी, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बिल्टी हो जाएगा, या फिर उसने हमारे को माल भेजने के लिए जो ऑर्डर दिया था, जो आदेश दिया था, ये सब चीज़ें हमारी क्या हो जाती है, गौण प्रमाणकों के। तो ये प्रमाणकों के भेद है फ्रेंड्स, दो भेद होते हैं, एक होता है आपका मूल प्रमाणक और एक होता है आपका गौण प्रमाणक। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक की बात करते हैं कि प्रमाणन एवं अंकेक्षण, यानी कि एक अंकेक्षक जब वाउचिंग का कार्य करता है तो वो किस तरह से करता है, और प्रमाणक और अंकेक्षक का क्या है रिलेशन, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है फ्रेंड्स प्रमाणकों का उचित रूप से फाइल होना, ठीक है ना। आपके जो सारे वाउचर्स हैं वो सारे वाउचर जो भी जनरल एंट्री है या आपकी जो भी प्रारंभिक लेखा पुस्तकें हैं उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से फाइल में जमे हुए होने चाहिए। कैश के अलग हो गए, परचेज के अलग हो गए, सेल के अलग हो गए, अदर जनरल से अलग हो गए, पेमेंट कैश में भी आपके पेमेंट के अलग है, रिसिप्ट के अलग है, नॉर्मल बिजनेस की रिसिप्ट के अलग है, आपको अदर कोई अदर इनकम होती है तो उनकी रिसिप्ट के अलग है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, प्रॉपर तरीके से पहले फाइल हुई होनी चाहिए, फिर आप उसकी क्या करते हो, वाउचिंग करते हो। ऐसा नहीं कि एक वाउचर आपके सेल्स का आ गया, एक परचेज का आ गया, एक जनरल का आ गया, एक एक्सपेंस का आ गया, इस तरह से नहीं होता है। आपकी जो पहले फाइल होती है वो प्रॉपर तरीके से सभी वाउचरों की फाइलिंग की हुई होती है। फिर उन फाइलिंग का काम जब करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ऑडिट का काम शुरू करते हैं। फिर उसके बाद है प्रमाणकों की जांच के संबंध में परीक्षण जांच को अपनाना, यानी कि आप चाहते हो कि हम टेस्ट चेकिंग कर लें, ठीक है ना, हम वाउचिंग कर रहे हैं और हम टेस्ट चेकिंग कर लें, तो हाँ ऐसा आप कर सकते हो अगर आप वहाँ के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, या आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आप वहाँ गए ऑडिट करने के लिए, आप देख रहे हो कि यहाँ पे तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत ही अच्छा है, यानी कि आप बिना अथॉरिटी के कोई पेमेंट नहीं होता है। जो जनरल कीपिंग है, हमारा जो बुक कीपर है वो इतने सही तरीके से करता है ना, पहले बिल आता है वो उसको उसमें लगाता है, साथ में एक और डॉक्यूमेंट लगाता है, फिर वो जनरल एंट्री करता है, उस पर प्रॉपर तरीके से सील होती है सब कुछ। जो अगर आपको लग रहा है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम यहाँ का वाव है कि हम बिल्कुल इस पर रिलाई कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम टेस्ट चेक को कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको वहाँ का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करोगे, आप 100% पे जाओगे कि हम क्या करेंगे, पूरी चेकिंग करेंगे। तो यानी कि ये जो आपके दो टाइप्स पढ़े थे हमने चेकिंग के, क्या था, एक तो आपका रूटीन चेकिंग था और एक था आपका टेस्ट चेकिंग, ठीक है ना। हमने लास्ट टॉपिक में इसको डिस्कस किया था फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसको देखें, ताकि आपके सब्जेक्ट का जो कंटिन्यूशन है वो कंटिन्यूशन बना रहे और आपको सारी चीज़ें दिमाग में अच्छे से क्लियर होते जाए। फ्रेंड्स, आपको मेरे ये वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो जो अगला बात करते हैं वो है प्रमाण पत्रों का लेखों से मिलान करना, ठीक है। अब आप वाउचिंग का काम कर रहे हो तो कैसे होगा, देखो जैसे आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जनरल एंट्री कर रखी है, ठीक है ना, जनरल एंट्री जो कर रखी है उस जनरल एंट्री को आप क्या कर रहे हो, उस वाउचर से मिला रहे हो, ठीक है ना। आपने परचेज के लिए कोई एंट्री कर रखी है और उस परचेज का बिल से आप क्या चेक करोगे, पार्टी का नाम क्या है, आपने जो सामान खरीदा था क्या वही के लिए, अमाउंट कितना है, डेट क्या है, इसकी पेमेंट कब किया, उसकी डेट क्या है, हमने ऑर्डर कब दिया था, या जैसे ड्यू है अगर उसको अगर हमने क्रेडिट पे परचेज किया था तो उसका एक्चुअल पेमेंट कब किया, क्या है, हमने जो सामान मंगाया था क्या वही आया था जो सामान मंगाया था उसी के लिए। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। फिर उसके बाद है आपका मिलान करते समय प्रमाणकों की जांच संबंधी विशेष बातों को ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी स्पेशल थिंग्स हुई, जैसे आपकी डेट हो गई, आपकी पार्टी का नाम हो गया, आपके पर्टिकुलर्स हो गए कि आपने जो सामान मंगाया था वही उनकी जो टोटल है वो सही है या नहीं, क्रेडिट में माल परचेस किया तो एंट्री कैसे करी, कैश किया था तो उसकी एंट्री कैसे करी, कैश किया था तो पेमेंट किस मोड से किया था, क्रेडिट किया था तो उसका पेमेंट कब करना था, क्या हो गया था या वो अभी भी ड्यू है क्या है, ये सारी चीज़ें हमको क्या करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। फिर उसके बाद है पुस्तकों के प्रमाणन संबंधी अन्य बातों का ध्यान रखना। अब अदर बातें क्या हो जाएगी आपके कि जिस खाते में जाके उसकी लेजर पोस्टिंग करनी थी वहाँ पे वो हुई है या नहीं है। जैसे कि अगर बात करें हम परचेज बुक की, तो सारी जो क्रेडिट परचेज होती है वो आपकी कहाँ आती है, परचेज बुक में आती है, ठीक है ना। सारी उधार क्रय का लेखा हम क्या करते हैं, परचेज बुक में करते, तो क्या उधार क्रय है तो परचेज बुक में हुई है या नहीं है, कैश है तो कैश बुक में हुई है नहीं है, ये सारी चीज़ें क्या जाएगी हमारे ध्यान में रखेंगे हम। फिर उसके बाद है पुस्तकों के योग एवं लेखों की खतौनी की जांच करना। पुस्तकों के योग यानी कि क्या, जैसे हम बात करें कि उधार क्रय की, ठीक है ना, उधार क्रय या उधार विक्रय, जितने भी आपके उधार क्रय या उधार विक्रय होते हैं तो वो सारे कहाँ जाते हैं, आपके परचेज बुक और सेल्स बुक में। सारी जितने भी क्रेडिट परचेज होगी आपकी कहाँ जाएगी,
परचेज बुक में जाएगी, जितने भी क्रेडिट सेल होगी कहाँ जाएगी, सेल बुक में जाएगी। तो उनका है ना सारी उधार क्रयों को हम लिख देंगे परचेज बुक में। फिर उस परचेज बुक का क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे और फिर उसको कहाँ लेके जाएंगे, परचेज अकाउंट में। तो उनकी सबसे पहले योग करके लिखे यानी उनके अकाउंट में, और फिर हम करेंगे उसकी लेजर पोस्टिंग। खतौनी। तो ये सब चीज़ें सही से हुई या नहीं हुई, इन सब की हम क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे। तो ये है हमारे प्रमाणक और अंकेक्षक के बीच में। अब हम बात करें कि ये तो हो गया कि इस तरह से होता है और ये कार्य चीज़ें हम इसमें कंप्लीट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अब अगर हम बात करें कि हमारा जो ये कार्य है ये किसके लिए होता है, हम बुक कीपर के लिए करते हैं इसको, ठीक है ना। यानी कि आपका क्या बोलते हैं इसको, बुक कीपर जो होता है आपका पुस्तपालक प्रारंभिक लेखा वहियों की पुस्तकें जो बनाते हैं वहां से होता है। तो उन प्रारंभिक लेखा वहियों की पुस्तकों का प्रमाणन का कार्य कैसे होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों का प्रमाणन हम करेंगे। तो हमारी प्रारंभिक लेखा पुस्तकें कौन सी होती है फ्रेंड्स, आपकी होती है रोकड़ बही, क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही या मुख्य जनरल। ये हमारी क्या होती है, प्रारंभिक लेखा बहियों की पुस्तकें होती है। तो इसमें सबसे पहले हम हमारा डिस्कशन जो करेंगे वो करेंगे रोकड़ बही के साथ, ठीक है। हमारी कैश बुक के साथ हम करेंगे कि कैश बुक की वाउचिंग किस तरह से होगी। तो अब देखो कैश बुक में भी आपके क्या होते हैं, दो पक्ष होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है रिसिप्ट और एक आपका होता है पेमेंट, यानी कि प्राप्ति पक्ष और भुगतान पक्ष। तो बात करते हैं सबसे पहले प्राप्ति पक्ष की, यानी कि रिसिप्ट की हम बात करेंगे। देखो जब हम रिसिप्ट की बात करें ना प्राप्ति पक्ष की, तो कितना पैसा आया, ठीक है ना, और कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि आंतरिक निरीक्षण, पैसा आता है तो वो कहाँ कलेक्ट होता है, और उस कलेक्ट होने के बाद उसका क्या होता है कि जो आपका कैशियर है वो पैसा कलेक्ट करके बैंक में जमा करा देता है, वो शाम को अपने ओनर को देता है, कितने तक का वो अपने पास रखता है, कितनी वो लूज कैश रखता है, कितनी बैंक में डिपॉजिट करवाता है, इन सब का हम क्या देखेंगे, इंटरनल कंट्रोल देखेंगे। कि जब कैशियर के पास पैसा आता है, ठीक है ना, जब कैशियर के पास कैसा पैसा आता है तो कैशियर उस पैसे को किस तरह से ट्रीट करता है, इसका हम क्या करेंगे, आंतरिक निरीक्षण करेंगे, ऑब्जर्वेट करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे कार्य हो रहा है। फिर उसके बाद एक कच्ची तथा पक्की रोकड़ बही का मिला, यानी कि अगर आपका जो कैशियर है वो दो कैश बुक मेंटेन करता है, एक आपकी कच्ची रोकड़ बही और एक आपकी पक्की रोकड़ बही, यानी कि जो भी होता है एक बार वो फटाफट से कच्ची रोकड़ बुक में कर लेता है और फिर उस कच्ची रोकड़ बही से क्या करता है, आपकी पक्की रोकड़ बही बना जाता है। तो आपको दोनों को चेक करना है कि दोनों में अमाउंट सेम है। तो ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा पैसा मिला था उसने कम नोट कर लिया, या कम मिला था ज़्यादा कर लिया, या पेमेंट था उसको भुगतान बता दिया, सॉरी जो प्राप्ति थी उसको भुगतान बता दिया था और जो भुगतान थी उसको प्राप्ति, कुछ इधर उधर हेरा फेरी तो नहीं होगी। तो आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा, मिलान करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम प्राप्ति पक्ष का प्रमाणन करेंगे कि हमारे को पैसा आया कहाँ से आया, किस सिलसिले में आया। जैसे कि अगर आपने क्या बोले कैश सेल्स करी थी, तो आपने सेल्स के लिए बिल इशू किया होगा, उसकी एक कॉपी अपने पास रखने होते, तो उसको क्या करेंगे, हम उस बिल से चेक कर लेंगे, उसको प्रमाणित कर लेंगे। अब और अगर अदर कैटेगरी क्या होती है जिसमें हम रोकड़ का करते हैं, तो फ्रेंड्स एक होता है आपका नकद बिक्री, ठीक है ना। नकद बिक्री यानी कि जब हम माल बेचेंगे तो हमारे पास क्या आता है, पैसा आएगा। तो हमने माल बेचा, उसको कैसे ट्रेड किया कैशियर ने, कि ठीक है ना, आपने दिन भर में सेल्स हुई, आपके पास शाम को पैसा कलेक्ट हो गया, वो पैसा शाम से लेके अगले दिन सुबह तक किसके पास रहता है, कहाँ रहता है, वो कितना लूज कैश अपने पास मेंटेन करके चलता है, या वो कितना पैसा बैंक में डिपॉजिट करा देता है, क्या वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है, सारा काम कैश में होता है। ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, हम देखेंगे। फिर उसके बाद आएगा आपका, और कहाँ से आएगा पैसा, आएगा आपका दूसरा देनदारों से प्राप्त रकम, ठीक है। आपके बिजनेस में पैसा कहाँ से आ सकता है, या तो आपकी कैश सेल्स होगी, ठीक है ना, आपने नकद में माल बेचा, पैसा आ गया, बात खत्म। फिर एक हो सकता है आपका देनदारों से प्राप्त रकम, यानी कि आपने पास्ट में कभी उधार माल बेचा होगा, ठीक है ना, आपने पहले के समय में उधार माल बेचा है, उसका पैसा आपको आज रिसीव होता है। तो एक और क्या होगा, आपका देनदारों से प्राप्त रकम, उसको भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। फिर उसके बाद होगा प्राप्य बिल, यानी कि आपने कोई बिल रिसीवेबल लिखा हुआ था, उसकी डेट आ गई है, तो उस डेट पे हमको क्या मिलेगा, उसका अमाउंट मिलेगा बिल रिसीवेबल का। तो उससे जो अमाउंट आएगा उसको भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो ये सब चीज़ें जब हम चेक करेंगे तो हमारे देनदार का अकाउंट हम चेक करेंगे, कितनी तारीख को माल बेचा था, कितने समय का था, ये सारी चीज़ें आएगी। प्राप्त बिल का करेंगे तो हमने जो बिल लिखा था वो कितने समय के लिए लिखा गया था, क्या उसकी डेट को ये हमारे को मिल गया है या नहीं, पार्टी वो ही है या नहीं, ये सब चीज़ें करेंगे। विनियोग से प्राप्त आय, यानी कि आप देखिए, आप हम जब बनाते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जब हम हमारा इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और इनकम स्टेटमेंट में हमारे क्रेडिट साइड में, यानी कि हमारी रिसिप्ट साइड में जो भी अदर रिसिप्ट होती
होती है। जैसे कि आपकी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का आपके कोई इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट से इनकम होती है, कोई इंटरेस्ट मिलता है, कोई रेंट मिलता है, या आपकी और भी कोई अदर एसेट, जैसे आपने अपनी कोई स्थायी संपत्ति थी उसको बेच दिया था, या आप अपने माल का जो स्क्रैप होता है उस स्क्रैप को बेचते हो, या फिर ऐसा कोई माल जो खराब हो गया था आपने उसको सेल नहीं और अदर करके, जैसे आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा अखबार आता है, आपने उस अखबार की रद्दी को बेचा, तो इस तरफ से जो भी रिसिप्ट होगी, ठीक है ना, वो आपकी नॉर्मल बिजनेस की नहीं। जैसे आप सामान बेचते तो वो तो इसमें कहाँ आ जाएगा, या तो आपने नकद बेचा या फिर उधार बेचा, तो नकद बेचा तो नकद में आ जाएगा, नहीं तो जब वो मिलेगा तब आएगा। तो उसके अलावा जो भी रिसिप्ट है वो सब चीज़ें आपको क्या करनी, चेक करनी पड़ेगी। तो इसमें जो है कोई विनियोग से प्राप्त आय, विनियोग यानी कि आपकी कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, ठीक है ना, आपकी कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं और उन इन्वेस्टमेंट पे आपको कोई इनकम मिलती है, कोई इंटरेस्ट आता है, तो वो आपको क्या करना है, चेक करना है। अब आप चेक कैसे करोगे, आप देखोगे पिछले सालों की बैलेंस शीट, ठीक है ना, आपने पिछले साल की बैलेंस शीट उठाई और उसके बैलेंस शीट में एसेट साइड पे देखोगे आप इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है, कितना % रेट से उसका इंटरेस्ट मिलता है, उसका जो इंटरेस्ट है वो कब कब ड्यू होता है, यानी कि आपको हर मंथ मिलता है, क्वार्टर मिलता है, हर हाफ ईयर में मिलता है, या हर ईयरली मिलता है, किस तरह से मिलता है, और आपका लास्ट ड्यू कब हुआ था, अब ड्यू कब हुआ, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। फिर उसके बाद है ऋण और बैंक पर जमा ब्याज, यानी कि एक आपको सेविंग अकाउंट से बिजनेस मिल रहा है, अकाउंट से मिल रहा है, करंट अकाउंट से मिल रहा है, या फिर आपने कोई फिक्स डिपॉजिट करवा रखी है, कोई लॉन्ग टर्म एडवांसेस से आपके कहाँ से मिल रहा है, तो ये चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट चेक करोगे, इंटरेस्ट आपके अकाउंट में कैसा पैसा जमा है, या फिर आप लास्ट ईयर की बैलेंस शीट देखोगे कि हमारी कोई फिक्स डिपॉजिट है क्या, जो आपकी कहाँ आ रही होगी, असेट्स में आ रही होगी, तो उससे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट उसकी देख के कैसे कैलकुलेट करोगे। फिर उसके बाद प्राप्त किराया यानी कि आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कोई और बिल्डिंग है आपके पास, जो आप क्या करते हो उसको रेंट पे दे रखा है, ठीक है ना, आपने उसको रेंट पे दे रखा है, तो वहाँ से जो किराया आता है उसको आप देखो। अब आप लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में देखोगे कोई आउटस्टैंडिंग था क्या, या फिर आपको पहले कोई एडवांस मिल गया था क्या, इसको इस साल एडजस्ट करना है क्या, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। फिर अगर इसमें और भी हो सकता है, जैसे आपने किसी स्थायी संपत्ति को बेचा है, तो वहाँ से जो आपका है, तो उस स्थायी संपत्ति का जो ब्लॉक होगा, ठीक है ना, अब आपने माना कि उस स्थायी संपत्ति को बेच दिया, तो उस ब्लॉक में से वो एसेट्स हटाई या नहीं दी। अगर आपने उस संपत्ति को बेच दिया तो इस साल में क्या आपने उस पर और डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट नहीं कर दिया इस साल, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, हम देखेंगे, तभी हमारे को पता चलेगा कि क्या है। तो इसका हर एक की हम वाउचिंग करेंगे अच्छे से। तो ये तो था हमारा क्या, प्राप्ति पक्ष। अब बात करते हैं हम भुगतान पक्ष की। किसकी बात करें, हम भुगतान पक्ष की बात। तो देखो भुगतान में क्या क्या होता है, इतना सारा होता है, बहुत कुछ भुगतान में भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे भुगतान की वास्तविकता की, हमने एक्चुअल पेमेंट किया है नहीं किया, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ पेमेंट ड्यू कर दिया और कि हाँ हो गया, नहीं, एक्चुअल पेमेंट हुआ नहीं हुआ, हम उसकी वास्तविकता को जांचेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भुगतान का संबंध अंकेक्षण वर्ष से है, यानी कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो हमारे इसी फाइनेंशियल ईयर या इसी जिस वर्ष की हम ऑडिट कर रहे हैं उसी ईयर से रिलेटेड है, या पास्ट ईयर से रिलेटेड है, या फिर आने वाले फ्यूचर ईयर्स का है। यानी कि आप इस बात को इस तरह से समझिए कि आपने किसी को पेमेंट किया 50,000 रुपये, ठीक है। अब आपके पेमेंट आ गया 50,000 रुपये। अब आपने देखा कि जाके आपने किसको दिया, तो आपने किसी, मान लो किसी एक्स पर्सन को पेमेंट किया था, ठीक है। अब एक्स पर्सन को पेमेंट किया, अब अभी एक्स पर्सन को आपने पेमेंट किया, तो एक तो देखा आपने जाके पेमेंट क्यों किया, तो यहाँ आ रहा है कि आपका ये आपसे पैसे मांगते थे, यानी ये आपके क्या थे, क्रेडिटर थे, इसलिए आपने चुकाया। तो अब आप ये क्रेडिटर किस संदर्भ में थे हमारे क्रेडिटर, तो कि हमने पिछले साल कोई मशीन खरीदी थी, तो उसकी एक इंस्टॉलमेंट अभी बाकी थी तो हमने कर दिया। तो ये क्या था, बेसिकली लास्ट ईयर का था एक्सपेंस, तो जो हमने क्या किया इसको इस साल में, तो ये हम पूरा चेक करेंगे। अब हम पिछले साल में जाके देखेंगे कि इससे रिलेटेड एसेट क्या उसकी इतनी इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो गई थी क्या, हो गया था कि हम सारा चेक करेंगे। फिर एक और क्या हो सकता है कि मान लो आपने किसी एक्स को पेमेंट किया, ठीक है। अब आपने उसको जाके देखा कि क्यों किया पेमेंट, किस लिए, तो कि फॉर एडवांस इन नेक्स्ट ईयर, कि अगले साल के लिए हम उसको क्या करा है, अग्रिम भुगतान किया है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे कि हमारे उस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड है, या फिर हम क्या कर रहे हैं, पिछले सालों का भुगतान किया है, या फिर क्या कर रहे हैं, हम एडवांस का कर रहे हैं। फिर ये सारी चीज़ें आपको आती होगी, अपने अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग, प्रिपेयर्ड, एक्यूर्ड, अनर, ये सब चीज़ें पड़ी होगी, तो आपको एडवांस, पिछला बकाया, ये सब चीज़ें नॉलेज भी होगी आपके लिए। फिर दूसरा है आपका भुगतान व्यापार के लिए, ठीक है ना। देखो हमने जब हमारे उद्देश्य पढ़े थे कि हम प्रमाणन क्यों करते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट क्या है, तो हमने क्या करा था कि व्यापार के लेखों को अलग अलग, या जो अन्य ट्रांजेक्शन होते हैं उनको क्या करना, अलग करना,
ठीक है ना। तो जो भी आपका पेमेंट हो रहा है वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, किसी की भी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वो नहीं होना चाहिए। फिर है उसके बाद सही व्यक्ति को भुगतान, यानी कि जिसको पेमेंट करना है उसी को ही करना है। ऐसा नहीं कि आप किसी और ही पर्सन को पेमेंट कर दो, जिस पर्सन को पेमेंट करना है उसी के लिए वो पेमेंट हो सही तरीके से होना चाहिए। फिर है इस रकम का सही भुगतान, यानी कि आपने किसी से माल खरीदा और आप उसको पेमेंट कर रहे हो और आपके बिल में तो था 10,000 रुपये और आपने पेमेंट कर दिया 1,00,000 रुपये, तो क्या हो जाएगा, सारा गड़बड़ घोटाला। तो आपको सही से चेक करना है कि जितने अमाउंट है उतने का ही आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे। भुगतान की देयता, यानी कि भुगतान की देयता से मतलब यानी कि आपके कोई बिल्स पेबल थे, आपके ट्रेड पेबल्स थे, उनको पेमेंट करना है तो वो हो जाएगा। फिर उसके बाद ये भुगतान का अधिकृत होना, ऑथोराइजेशन, जैसे मैंने आपको भी पहले भी बता रही थी कि आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा रूल बना हुआ है कि 5,000 तक का पेमेंट तो है वो क्या कर सकता है, अकाउंटेंट कर सकता है। लेकिन जैसे ही अगर आपका जो अमाउंट है वो 5,000 से ज़्यादा होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ओनर से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको ऑथोराइज करवाना पड़ेगा, वो उस पर सिग्नेचर करेंगे तभी आप वो पेमेंट कर सकते हो। तो हमारे को देखना है कि सारी जो ट्रांजेक्शन है वो ऑथोराइज है या नहीं, शक्ति से परे कार्यों के लिए नहीं, यानी कि आपके ट्रांजेक्शन वो आपकी पावर में नहीं है, उसके लिए आप पेमेंट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद है भुगतान की वैधता, यानी कि आप सही ढंग से, ठीक है, जैसे ऐसा होता है कि अगर आप कैश पेमेंट करते हो किसी को और वो पेमेंट आपका अगर 5,000 से ज़्यादा है, ठीक है, तो आपने जिस व्यक्ति को पेमेंट किया है ना उसके वाउचर पे अमाउंट लिख के उसकी स्टैंप वो लगा के, क्या बोलते हैं उसको, डाक टिकट जिसको हम बोलते हैं ना, स्टैंप लगा के, और उस पर आपका क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये क्या करेंगे, हम उसकी वैधता को चेक करेंगे और सही लेखा, यानी कि आपने उसका अकाउंटर ट्रीटमेंट, जर्नल एंट्री सही से बनाई है नहीं, लेजर पोस्टिंग सही से की है नहीं की। तो फ्रेंड्स ये था पूरा हमारा क्रैश पेमेंट से रिलेटेड। अब इसमें अदर पेमेंट क्या आ सकते हैं आपको, जैसे कि आपकी कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है नया, या आपकी कंपनी ने कोई क्या करी है, नई एफडी बनाई है। तो जब नया इन्वेस्टमेंट किया है तो वो कहाँ आना चाहिए, हमारी बैलेंस शीट के एसेट साइड में आना चाहिए। उस पर कितना % हमको इंटरेस्ट मिलेगा, वो कब कब ड्यू होगा, तो वो हमारी रिसिप्ट में आना चाहिए। हमने कोई नई असेट्स खरीदी है तो वो हमारी बैलेंस शीट में आ रही नहीं, उस पर डेप्रिसिएशन मिल रहा है नहीं, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं हम चेक करते हैं। अदर बहुत सारी चीज़ें आती है, आपने क्या किया है, अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, ट्रेड पेबल्स जो हैं आपके उनको पेमेंट किया, तो इन सबको हम क्या करेंगे, चेक करते हैं, इनकी वाउचिंग करेंगे। तो ये था फ्रेंड्स कैश से संबंधित। तो रोकड़ वही का हमने क्या है, प्राप्ति पक्ष और भुगतान पक्ष, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों का। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। इसका कुछ भाग अभी बचा हुआ पार्ट है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आगे हम पूरा इसको डिटेल डिस्कशन करेंगे और समझेंगे। और फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, यदि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आने वाले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।